हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 के अंदर आपका जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है अकाउंट्स का, उसका सॉल्यूशन। ये मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट डाले हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने टोटल इसका पार्ट ए कंप्लीट किया है। आज हम पार्ट बी करेंगे। ठीक है, तो जो पार्ट बी है वो आपका जो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है 2025 का, इसमें वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रेटिंग एजेंसी जो है, हेल्दी डिमांड फॉर ग्रोसरी आइटम्स एंड एक्सपेंशन इनटू द टायर 3 एंड 2 एंड 3 cities विल हेल्प ऑर्गेनाइज ब्रिक एंड द मोटर फूड। तो इसमें इन्होंने बोला है द एजेंसी फर्दर सेड दैट द डेट रेजिंग विल बी कैप्ड टू एंश्योर हेल्दी की डेट प्रोटेक्शन मैट्रिक्स। तो आपको इनमें से कई सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं, इनमें से आपको वो फॉर्मूला सेलेक्ट करना है जो कि किससे लिंक्ड है। आपका जो ये फॉर्मूला है आपको बताएगा जिससे डेट प्रोटेक्शन मैट्रिक्स आए, डेट प्रोटेक्शन। तो हमारे 4 टाइप के रेशोज होते हैं। पहला होता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में करंट रेशो, क्विक रेशो है। दूसरा होता है सोलवेंसी, सोलवेंसी रेशो में देखते हैं कि हम अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को टाइम से पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। उसमें आपका डेट इक्विटी रेशो है, टोटल एसेट टू डेट रेशो, या डेट टू टोटल एसेट कह सकते हैं। डेट टू टोटल एसेट है, प्रोप्राइटरी है और इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। तो इन्होंने क्या बोला, डेट को प्रोटेक्ट करने वाला मैट्रिक्स। तो डेट को प्रोटेक्ट करने वाला पहले वाला नहीं हो सकता, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल है। आपका जो दूसरा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपका एफिशिएंसी से लिंक्ड है। ये आपका कौन सा हो गया, टर्नओवर। आपका जो है तीसरा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, ये आपका डेट मैट्रिक्स के लिए। आपने कहा सर कैसे? फॉर एग्जांपल आपका जो प्रॉफिट है और अपॉन में जो इंटरेस्ट है वो कितना टाइम से, आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट का कितना टाइम से, वो बताता है कि हमारा डेट कितना सिक्योर है। इन द सेंस कि हमारे प्रॉफिट्स अगर 8 to 9 टाइम्स हैं देन द इंटरेस्ट, तो मेरा डेट सिक्योर है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट ये सी आएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मेंशन द नेम ऑफ द रेशो। इसका नाम मैंने अभी आपको बताया, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीड द फॉलोइंग आइटम रीड द फॉलोइंग न्यू आइटम ऑफ द आईटीसी लिमिटेड एंड आंसर द क्वेश्चन। The company's board of directors declared a interim dividend of 6.25 per share for the financial year. The dividend will be paid between February 26-28, 2024 to be eligible shareholders. Which of the following are the attributes of the interim dividend? देखो पहली बात तो ये लिखा है कि it is a charge। ये तो चार्ज तो बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है। चार्ज होता है इंटरेस्ट जो आपको देना ही पड़ेगा। इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्यू बिल्कुल सही है, क्यू बिल्कुल सही है। फिर आर कह रहा है इट्स डिक्लेरेशन एंड पेमेंट विल डिक्रीज द रेशो। देखो रेशो डिक्रीज हो सकता है क्योंकि क्या होगा कि आप ऊपर से कैश कम करोगे और नीचे से आपका लायबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि जो आप डिक्लेयर कर देते हो डिविडेंड, वो भी आपके लिए एक लायबिलिटी हो गई। तो अगर आप पे करोगे ऊपर से कैश कम, नीचे से लायबिलिटी कम, तो ये आपका डिक्रीज हो सकता है। डिक्रीज कब होगा? ये डिक्रीज हो सकता है ओनली इन केस इफ, जैसे मान लीजिए हमारा रेशो अगर है 0.8:1, क्योंकि इन्होंने रेशो तो दिया नहीं है, इन्होंने रेशो नहीं दिया है कि आपका करंट रेशो क्या था। केवल ये बोल दिया कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से क्या होगा, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। पर ये डिक्रीज केवल तभी हो सकता है जब आपका जो करंट रेशो में करंट एसेट कम हो और करंट लायबिलिटी ज्यादा हो। तो उस केस में क्या होगा, ये उस केस में ये डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट विल इंक्रीज द डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, अब देखिएगा डेट अपॉन इक्विटी, तो डेट तो उतना ही रहेगा और जो आपका इक्विटी है वो कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपने उसमें से जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, मतलब पे कर दिया, तो इक्विटी कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया डेट सेम रहे और इक्विटी आपकी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो रेशो इंप्रूव करेगा। तो ये एस भी सही है, तो ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ। ये कब सही होगा? जब आपका करंट एसेट क्या हो, कम हो और करंट लायबिलिटी ज्यादा हो, तो ऐसे केस में ऐसा हो सकता है। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका सेकंड का, क्या देखो अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं डेट अपॉन इक्विटी,
तो अगर मैं ये कहता हूं इक्विटी कम हो जाए, मान लो डेट आपका 12 है और इक्विटी आपका 6 है, तो रेशो क्या है 2:1। बट अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये आपका 12 है और ये आपका और कम हो जाए, मान लो 4 हो जाए, तो अब कितना हो जाएगा 3:1, तो इंप्रूव हो गया ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब हम अपना वो पे कर देंगे, क्या डिविडेंड डिक्लेयर्ड पे कर देंगे, तो मेरा इक्विटी कम हो गया ना, क्योंकि इक्विटी मतलब रिजर्व से ही पेमेंट करोगे आप, नहीं डेट उतना ही रहा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं है ना, वो तो करंट है। तो मेरा क्या आंसर आएगा इसका, QRS। QRS कौन सा है आपका, QRS, दैट इज डी विल बी द आंसर। क्या आंसर रहेगा इसका, डी। तो इसका आंसर डी आएगा। सेकंड का क्या आंसर आया आपका, डी। नेक्स्ट आपका है बजाज हिंदुस्तान शुगर, वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर एंड द ethanol producer. In order to receive, the company has offered and invest 2,500 crore as fresh equity, of which 1,000 crore has already been infused. 1,000 करोड़ तो आपने ऑलरेडी लगा रखे हैं, आपने टू इन्वेस्ट 2,500 एज फ्रेश इक्विटी, 2,500 आपको फ्रेश इक्विटी और करना है। तो इसका इंपैक्ट डेट इक्विटी रेशो पे क्या पड़ेगा। अब सोचिए आप, डेट इक्विटी रेशो में अगर हमारा डेट उतना ही रहे और इक्विटी जो है वो इंक्रीज कर जाए, तो हमारा रेशो इंप्रूव होगा या रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा, तो डिक्लाइन, तो रिड्यूस होगा। भाई आपका न्यूमरेटर उतना ही रहे और ये बढ़ जाए, चेक करें, मान लो ये 12 है, अब ये बढ़ के 12 हो जाए, तो 12/12 क्या हो जाएगा 1:1, मतलब रिड्यूस हो गया। तो क्यों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेट उतना ही रहेगा और इक्विटी बढ़ जाएगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशियो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्लाइन या रिड्यूस। क्लियर हो गए, दैट इज थर्ड। नेक्स्ट अगला है हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है, कंपनी जो है, द कंपनी दैट ऑपरेट्स डोमिनोज रेस्टोरेंट इन इंडिया रिपोर्टेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 65.7 फॉर द 3 months एंडिंग 31st December 2023 अगेंस्ट 80 करोड़ फॉर द 3 months एंडिंग 31st December 2022। तो पुराना क्या था, प्रीवियस ईयर की वैल्यू क्या थी बोलो, प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी 80 और न्यू क्या है करंट ईयर की 65.7। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द नेट प्रॉफिट, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज, द चेंज इन प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल या इनिशियल प्रॉफिट, इनिशियल, हाँ, तो इनिशियल आपका चेंज इन प्रॉफिट अपॉन इनिशियल प्रॉफिट इनटू 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया, चेंज इन द प्रॉफिट अपॉन इनिशियल प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब आपने कहा सर अच्छा वो बता दीजिए हमारा जो परसेंटेज चेंज कितना आया, देखिए चेंज कितना आया, पहले इसमें से इसको लेस कीजिए, कैलकुलेटर से करिए, 80 - 65.7 कितना आया 14.3 अपॉन 80 जो प्रीवियस ईयर है इनटू 100, बताइए कितना आया 17.87, तो इसको 88 कर सकते हैं परसेंट। और ये डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन क्यों कर रहा है, देखिए प्रीवियस ईयर में 80 था, करंट ईयर में 65.7 है, तो ये फॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो ये आपका जो है ये फॉल या डिक्लाइन या डिक्रीज आप कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिक्रीज। क्लियर, 17.88। तो यहां पे कुछ प्रिंटिंग एरर है। नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, हाँ वो क्या क्वेश्चन कह रहा है पढ़िए। Read the news item given below and answer the question as follows. Tata Consultancy Services 17,000 crore share buyback program, which will open on December 1st, close on December 7th. India's largest software exporter said on Tuesday. The company believes that the buyback is not likely to cause any material impact. हाँ, जो आपका कंपनी है, कंपनी believes that buyback is not likely to cause any material impact on the profitability, earning except to the extent of the reduction in the amount available to the investment, which the company could have otherwise deployed towards generating investment. तो अब ये कह रहा है कि how would the cash flow from investing activity be affected if instead of buyback of the shares the company had proceed it in the investing program.
क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कंपनी अपने उस फंड का पैसा बाय बैक में यूज ना करके इन्वेस्ट करती तो क्या होता? तो क्या होता? एक तो आपका आउटफ्लो होता, Outflow cash एक क्या होता, एक तो आपका होता आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ कैश in form of purchase. इन फॉर्म ऑफ Purchase. इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, आउटफ्लो से, और इनफ्लो क्या होगा? Interest. इनफ्लो ऑफ इनकम, जो भी इनकम होगी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम Investment. इन्वेस्टमेंट, या तो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होगी वो इनफ्लो हो जाएगा, और जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। अगर हम उसे बाय बैक ना करके इन्वेस्ट करते तो क्या होता? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट हमें बनाएंगे, ठीक है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको पता है कि ये आपका क्या है? बैलेंस शीट है। क्या है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जैसे हम देखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले है हमारा शेयर होल्डर फंड। क्या है? शेयर होल्डर फंड, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे? पहले तो आपने फिगर्स लिख दी, और फिर दूसरा क्या बना दिया हमने? उसका परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट टोटल। ये नोट्स टू नोट्स है सर। हाँ, ये आपका कॉमन साइज बना रहे हो ना आप, ये क्या बना रहे हो? कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल आ गया, और यहां पे फिगर्स आ गई कौन से ईयर की? 31/3/2024, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड कितना बताइए? शेयर होल्डर फंड है 2.5 टाइम्स मोर। देखिए, जब भी टाइम्स के साथ मोर आ जाता है, याद रखिएगा, टाइम्स हो और उसके साथ मोर हो तो एक डिजिट बढ़ा देते हैं। अगर 3 टाइम्स है तो उसको 4 टाइम्स मानेंगे, 4 टाइम्स मोर है तो 5 टाइम्स मानेंगे, और ये है 2.5 टाइम्स मोर, तो ये आएगा 3.5 टाइम्स, एक डिजिट बढ़ाइए। पर आपने कहा सर अगर मोर वर्ड नहीं होता, केवल टाइम्स होता, तब हमें एक डिजिट नहीं बढ़ानी है। तो आपको किसका करना है? नॉन करंट लायबिलिटी का। तो नॉन करंट लायबिलिटी कितना आपका? नॉन करंट लायबिलिटी है आपका 2 लाख। तो 2 लाख इंटू कितना? 3.5, तो कितना आ जाएगा ये शेयर होल्डर फंड आपका? 7 लाख। बहुत बढ़िया, शेयर होल्डर फंड आ गया। फिर हमें क्या लिखना है? नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कितना है आपका? 2 लाख। और करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितना है आपका? करंट लायबिलिटी है 1 लाख। डन। तो ये आपका आ गया टोटल, कितना आ गया ये? 10 लाख। कितना आ गया? 10 लाख आ गया। अब हमें क्या निकालना है? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट कितना है आपका? 70% ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो ये जो निकला ये इक्विटी एंड लायबिलिटी है 10 लाख। 10 लाख का 70% दैट इज 7 लाख। ये जो मैंने 70% निकाला इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब इसका निकाला, इसका, ठीक है। अच्छा, दूसरा तो आपको दे ही रखा 3 लाख। अब मुझे क्या करना है? अब तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल हो गया, इनका टोटल कर लीजिए, कितना आ गया? 10 लाख। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है दिस अपॉन टोटल इन 200। तो 7 लाख अपॉन 10 लाख इन 200 कितना आ जाएगा? 70%, ये 20% और ये 10%। डन। ये क्लियर हो गया आपका। तो यहां पे आपने क्या लिख दिया? इसको 100, क्योंकि जो टोटल होता है उसको 100 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? 100। और अगर ये है दिस अपॉन 10 लाख करोगे तो दैट इज कम 70, और ये कितना आ जाएगा आपका? 30। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमारा कैश फ्लो का क्वेश्चन है। तो कैश फ्लो में सबसे पहले हमें निकालना क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो चलिए करते हैं इसे। तो हमने कहा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है जी। ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे मुझे जो जो वैल्यूज आती जाएंगे लिखते जाएंगे हम। सबसे पहले आपको दे रखा है लॉस। क्या दे रखा है? लॉस, नेट लॉस, नेट लॉस। लॉस कितना है आपका?
लॉस कितना आपको बोलिए 80,000। तो 80,000 आपने लिखा, पर इसे ब्रैकेट कर दीजिए क्योंकि ये लॉस है। उसके बाद ये कह रहा है टैक्स प्रोवाइडेड। अब टैक्स प्रोवाइडेड क्या करते हैं हम इसमें जोड़ते हैं, एड प्रोविजन फॉर टैक्स, एड प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है जी टैक्स 84,000। 84 आपने इसमें जोड़ लिया तो कितना आ गया है 4,000 पॉजिटिव। तो ये निकला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इसमें से टैक्स। provision भी जोड़ते हैं। क्योंकि आपका फॉर्मेट है, मैंने अपना जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो डाला हुआ है उसमें आप देखेंगे जो उसको निकालने के लिए हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ऐड करना होता है, रिजर्व ट्रांसफर टू रिजर्व्स भी ऐड करना होता है, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी ऐड करना होता है। तो ये जोड़ दिया। फिर हमारे पास जो अब हमें क्या करना है एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर। अब एडजस्टमेंट्स में क्या क्या है देखिए, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट जोड़ेगा, एड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना है जी 15,000, ये आपको जो ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन एडवांस। अब देखिए शॉर्ट टर्म लोन एडवांस हमारा एसेट होता है क्योंकि हमने एडवांस दिया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या देंगे, मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट रिसीव्ड है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या करते हैं हम लेस, लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन एडवांस, लोन एंड एडवांस, ठीक है। तो इसको लेस करना है, कितना लेस करना है आपको 2,000। तो इसको हम क्या कर देंगे ब्रैकेट। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन मुझे यहां फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं इसका अकाउंट बना लेता हूं। आपको यहां पर प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप दो अकाउंट बनेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और दूसरा कौन सा बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ये दो अकाउंट बनेंगे। तो हम इसको कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहां पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि ये एसेट है। और जब भी हम दो अकाउंट बनाते हैं तो ये ग्रॉस वैल्यू होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू होनी चाहिए ग्रॉस। याद रखिएगा जब भी हम दो अकाउंट बनाते हैं तो ये ग्रॉस वैल्यू होती है। अब ये तो हमारी एसेट होता है, क्या होता है एसेट, और ये क्या होता है हमारी लायबिलिटी। हाँ जी, ये दूसरा अकाउंट कहेगा कुछ और है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जगह इसको एक्यूमुलेट डेप भी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रोविजन फॉर डेप को एक्यूमुलेट डेप भी कहते हैं। तो ये ग्रॉस होता है जब दो अकाउंट बनाते हैं। तो अब यहां पे हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहां पे क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। डन। अब क्या करेंगे देखिए, यहां पे आपका वैल्यू जो है वो नेट दे रखा है, क्या दे रखा है नेट। तो हमें नेट को क्या बनाना पड़ेगा अब ग्रॉस। तो ग्रॉस कैसे बनाएंगे, इसमें डेप को वापस जोड़ लेंगे। तो पहले ओपनिंग वाला लिखते हैं। ओपनिंग वाला कितना था बोलिए ओपनिंग वाला कितना था 490। 490 में आप जोड़ लीजिए कितना 110, तो कितना हो जाएगा भाई ये 6 लाख। कितना आ गया ये। अच्छा यहां पे देखिए क्योंकि ये नेट दे रखा है इसलिए हमने इसको ग्रॉस बनाया। और दूसरी वैल्यू है 6 लाख प्लस कितनी है बोलो 6 लाख प्लस 150 कितना हो गया ये हो जाएगा 7,50,000। क्लियर हो गए, ठीक है। अब आगे, अब उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप की वैल्यू कितनी है, ओपनिंग है 110, कितनी है ओपनिंग और क्लोजिंग कितनी है 150। अब जरा सुनिए, ये कह रहा है मशीन जिसकी बुक वैल्यू 40 थी। बुक वैल्यू का मतलब है उसमें से डेप ऑलरेडी माइनस हो रखा है, याद रखिएगा। ओरिजिनल वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू व्हाट बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू वो होती है जिसमें से डेप ऑलरेडी घट रखा है। तो हमारी बुक वैल्यू 40 थी, वो हमने बेच दी कितने में 25 में। तो बाय बैंक क्या लिखेंगे बोलिए बाय बैंक कितने में बेचा 25,000 में। अब 40 की चीज है 25 में बेचा तो बाय लॉस ऑन सेल कितना लॉस है 15,000। अब मैंने आपको बता रखा है, अगर आप मैंने एक जो इसमें शॉर्ट में डाला हुआ है अपने चैनल के ऊपर यूट्यूब शॉर्ट डाला हुआ है, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है अगर आपको दो अकाउंट बनाने हैं तो यहां पे जो आएगा उसको हम एक्यूमुलेटेड डेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या बाय प्रोविजन फॉर डेप, बाय एक्यूमुलेटेड डेप भी लिख सकते हैं। कितना, अब यहां पे एक वैल्यू आएगी। अच्छा यहां पे परचेज दे रखा है टू बैंक, क्या दे रखा है टू बैंक परचेज, ये गिवन है क्वेश्चन में। कितना परचेज गिवन है 2,20,000। तो 2,20,000 अगर मैं यहां लिख दूं तो यहां एक गैप क्रिएट हो जाएगा और वो जो गैप होगा उसको हम यहां पे बोलेंगे प्रोविजन फॉर डेप। तो कितना आ गया ये 820।
अब 820 में से माइनस कर दीजिए आप, 820 में से आप इनको माइनस कर दीजिए, तो वो कितना आएगा आपका, वो आएगा ये आपका आएगा 30,000। कितना आएगा ये? अब ये जो 30,000 है वो यहां से रिवर्स होके कहां आ जाएगा, यहां पर। तो क्या लिखेंगे इसको, टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना 30,000। अब इनका टोटल कर दीजिए, कितना आएगा 180। कितना आएगा बोलिए 180। 180 को यहां लिखिए और 180 में से आप माइनस कर दीजिए 110, तो 70,000 क्या निकला बाय डेप्रीशिएशन। ये जो डेप्रीशिएशन है, जो ये करंट ईयर का है, ये आपका जुड़ेगा यहां एड डेप्रीशिएशन। एड डेप्रीशिएशन कितना बोलिए 70,000। और जो मैं प्रोविजन निकाला उसका कुछ नहीं करना है, लॉस हमने ऑलरेडी जोड़ दिया है, डन। ठीक है, अब आगे उसके बाद और क्या बचा, उसके बाद आपका और इसके अंदर मेरे हिसाब से तो सारा हो गया है। 4 आ गया, 70 आ गया, 15 आ गया, 2 लेस कर दिया, 4 70 15 2 लेस कर दिया, यस। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट कम्स 87,000। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे उसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी, ये हमारा इसमें आंसर आ गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताओ, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बताइए आप। एक तो यहां से देख लीजिए, एक तो सेल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एक तो आपका आएगा सेल ऑफ, क्या आएगा, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना सेल है आपका 25, तो यहां पैसा आया। एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो यहां पैसा गया, कितना 220, 220। तो 220 को क्या कर दोगे ब्रैकेट। इसके अलावा आपका शॉर्ट टर्म लोन एडवांस आप देखिए, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, तो वो बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो पैसा गया। ये एक एसेट है, ये एक एसेट है, एडवांस में पैसा दिया है, तो बढ़ने का मतलब है पैसा गया। जैसे आपकी मशीनरी बढ़ गई तो परचेज बोलते हैं, तो ये बढ़ गया तो पैसा गया। तो कितना बढ़ गया अभी देखो जरा, ये है, ये बढ़ गया है आपका 38,000। तो 38,000 को ब्रैकेट करेंगे क्योंकि वो हमने इन्वेस्ट किया है। अब उस पे जो इंटरेस्ट मिला, जो ये 2,000 है, वो हमने यहाँ लेस किया, पर यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे ऐड, क्योंकि वो यहाँ की इनकम है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये इंटरेस्ट किस पे मिला है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस पे। इनका टोटल कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना है ये 2,31,000 ब्रैकेट, 2,31,000, और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब यूज्ड इन है, क्या है यूज्ड इन। यूज्ड इन का मतलब है इतना पैसा यूज हुआ। ठीक है जी, अगला टॉपिक इसमें है कि आप हमें ये बताइए कि आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है, आपको ये बताना है कि अभी जो आपका ये जो वैल्यू आई 87, क्या है ये 87, ये आपके ट्रेड रिसीवेबल जो है, आपके उधार जो आपने बेचा, क्रेडिट सेल कितनी की आपने बोलो 1 लाख। तो 1 लाख की क्रेडिट सेल करी, बट अब ट्रेड रिसीवेबल की वजह से ये अगली जो वैल्यू आएगी नेट कैश, इसमें लिखा है ना, जो अगली वैल्यू हमें क्या निकालनी है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, वो वैल्यू इस वैल्यू से छोटी होगी या बड़ी होगी। अब आप देखिए यहां पे ट्रेड रिसीवेबल पहले कितना था 15,000, अब 20 हो गया, 15 से 20 ये बढ़ा है। तो अगर ये बढ़ता है तो हम इसको क्या करते हैं लेस। आपने देखा होगा एड लेस लेस में करंट एसेट्स में हम रिवर्स चलते हैं, अगर बढ़ जाता है तो लेस, घट जाता है तो ऐड। तो ये बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो क्या करोगे लेस, तो ये 5,000 रुपए से कम हो जाएगा, 5,000 इसमें से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो अगली वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी या कम आएगी, कम आएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आपको जो नेक्स्ट एंट्री, जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी लेस। तो आंसर क्या आएगा इसका लेस, कि आपका जो वैल्यू आएगी वो पहले से कम आएगी, क्योंकि हमें 5,000 को क्या करना है उसमें से लेस करना है। मतलब हमें ये हमारा जो वैल्यू आई नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आएगी, और जो अगली वैल्यू आएगी नेट कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल, नहीं नेट कैश बिफोर टैक्स आएगा, वो बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स।
वो जो वैल्यू होगी इस वजह से क्या हो जाएगी, तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो ट्रेड रिसीवेबल है वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो बढ़ गए हैं तो क्या करोगे, लेस करोगे, तो वो लेस आंसर आएगा इसका, क्या आएगा, लेस। अगला है हमारा इसका दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट वो हम करते हैं। समझ में आया भी ये, ठीक है। अब इसी का एक और पार्ट भी है, वो भी सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचेगा रेशियो एनालिसिस का। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। आपको ये नहीं, हाँ बैलेंस शीट आपको दे रखी है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है, तो इसके अंदर हमें तीनों बनाने हैं। क्या क्या बनाने हैं, हमें तीनों बनाने हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। एक काम कर लेते हैं, इसमें हम ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट पेज है और ये वाला आपका सेकंड पेज है, तो ये फर्स्ट पेज है, तो इसमें मैं ये वाला पूरा जो पेज है वो मैं किसके लिए लूंगा, ऑपरेटिंग के लिए, और ये वाला जो पेज है वो मैं किसके लिए लूंगा, हाँ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए। बाकी मैं वर्किंग नोट ऊपर कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट रेडी कर देता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए पर्टिकुलर्स के साथ जो रुपीस वगैरह जो भी है आप लिखोगे। तो यहां पे हमने लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और ये वाला जो पेज है, दूसरा पेज है, यहां पे हम बी ले रहे हैं, सेकंड पेज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। और सी हम ले रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू आती जाएगी लिखते जाएंगे। जैसे यहां पे आपको टैक्स जो है ना, टैक्स उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहां पे टैक्स पेड दे रखा है और टैक्स की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है, तो एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसका भी मैंने एक शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट डाला हुआ है, आप देख सकते हैं उसको चैनल पे जाके, ठीक है। तो इसमें आपका ये लायबिलिटी होता है, क्या होता है, लायबिलिटी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बताइए, ओपनिंग वैल्यू ऑफ टैक्स ये है 28,000, 28,000, और क्लोजिंग हो जाएगी टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है ये 15,000। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने टैक्स पेड किया तो टू बैंक, कितना पे करा भाई, 20,000 हमने पे कर दिया, तो टोटल कितना आ गया 35। तो 35 में से अगर आपने 28 लेस कर दिया तो कितना आ जाएगा 7। तो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस ये प्रोविजन आ गया, क्या आ गया, प्रोविजन। तो मुझे क्या करना है, ये प्रोविजन को यहां जोड़ना है, तो ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना प्रोविजन है जी 7,000, ये जुड़ेगा। और सबसे एंड में टैक्स पेड लेस हो जाएगा, सबसे आखिर में लेस टैक्स पेड, कितना टैक्स पेड है जी 20,000, तो वो लेस हो जाएगा। तो मैं साथ साथ लिख देता हूं ताकि फिर वहां पे आपको डाउट ना रहे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ऑल बोरिंग्स ड्यू एंड पेड वाज 25,000। तो इंटरेस्ट पेड कहां आता है, एडजस्टमेंट्स फॉर में, कहां आता है, एडजस्टमेंट फॉर के अंदर आता है। तो ऐड इंटरेस्ट पेड, कितना है इंटरेस्ट पेड बोलिए 25, वो 25 यहां तो जुड़ेगा और वो फाइनेंसिंग में लेस होगा, इंटरेस्ट पेड ये आपका 25 फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, लेस। मैं रिवर्सल चल रहा हूं बिल्कुल, जो आपका सबसे एंड से मैंने पहले फॉर्मेट बना लिया है और मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल एंड से सोल्व कर रहा हूं, जो चीज जहां जा रही है लिख रहा हूं। इंटरेस्ट लिख दिया, टैक्स लिख दिया, डिवेंचर्स वर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2024, कोई बात नहीं, डिवेंचर्स हमने खरीदे हैं, वर परचेज्ड। तो
चलिए वो भी कर लेंगे, आगे चलेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं। तो डिवेंचर्स हमने कब खरीदे हैं? 24 में। तो अगर 24 में खरीदे हैं मार्च 24, तो कौन सी वैल्यू पे इंटरेस्ट लगेगा? अगर 24 लिखा है तो 23 की वैल्यू पे, और अगर 23 लिखा होगा तो 24 की वैल्यू में। ये भी चीज मैंने अपने YouTube शॉर्ट पे एक्सप्लेन कर रखी है, देख सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर यहाँ 24 लिखा है मार्च 24, तो मार्च 23 की वैल्यू पे निकलेगा। मार्च 23 लिखा है तो मार्च 24 की वैल्यू पे, तो मार्च 24 लिखा है तो 23 की वैल्यू पे निकालिए 50,000। 50,000 का 7%, तो ये आ जाएगा 3,500। तो 3,500 आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो क्या करोगे उसे? लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपने कहा सर रिसीव्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम डिवेंचर्स खरीद रहे हैं तो उन पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3,500 हम यहां ब्रैकेट कर देंगे, बट वो इन्वेस्टिंग में जुड़ जाएगा। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये यहां जुड़ जाएगा 3,500। नेक्स्ट, अगला है हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस। कितना कैश बैंक बैलेंस है वो हम एंड में करेंगे, सबसे आखिर में चले जाते हैं हम, और वहां लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से सबसे एंड में निकलता है। ओपनिंग कैश कितना है? 50,000, और क्लोजिंग कैश कितना है? 2,80,000। क्लोजिंग है 2,80,000। तो इसका मतलब नेट ड्यूरिंग द ईयर आया या गया? तो ये क्लोजिंग कैश है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कितना आया? अगर हम गैप देखें तो इट कम्स 2,30,000। तो 2,30,000 जो है वो क्या निकला? वो मुझे अपना आंसर पहले से ही पता है, तो ये निकला ए प्लस बी, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। डन। मैं बिल्कुल रिवर्स करके इसको क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। आगे चलिए, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है आपकी 50 से 140 हो गई, तो ये इन्वेस्टिंग में आएगा। कितना बढ़ गया ये? 90,000 से ये हमारा इन्वेस्टिंग में आएगा। तो क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। कितना? नहीं, 90 था ना, 90,000, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि पैसा गया। फिर आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी। अब देखिए यहां पर डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हुई है तो इसको क्या मानेंगे हम? डेप्रिसिएशन। कितनी कम हो गई है? 90,000, तो ये डेप्रिसिएशन है। एड डेप्रिसिएशन, एड कितना बोलिए? 90,000, ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम अगले आगे चलते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स में ऑलरेडी पूरा कर चुका हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा फाइनेंसिंग में, वो 22 से 175 हो गया, बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इशू है। तो फाइनेंसिंग में जाइए, इशू ऑफ बैंक ओडी, इशू ऑफ बैंक ओडी, तो कितना आया ये? इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है। बैंक ओडी का ये आ रहा है 153। कितना आ रहा है? 153, तो पैसा आया। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम हो गई है, तो ये रीपेमेंट है। क्या है? फाइनेंसिंग में आएगा, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। तो पैसा आया या गया बताइए? पैसा गया क्योंकि कम हो गया है 50,000, तो इसको आप क्या कर दोगे? ब्रैकेट। ठीक। उसके बाद रिजर्व्स देखिए, यहां पे सबसे ऊपर जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, यहां क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो क्या करोगे? 80,000 माइनस 60,000, तो कितना हो जाएगा ये? 80 माइनस 60, तो ये प्लस हो जाएगा, 140 पॉजिटिव हो जाएगा। 140 में 7 आपने जोड़ दिया, तो कितना हो गया ये? 147। तो अब जरा वैल्यूज को टैली कर लेते हैं। क्या शेयर कैपिटल बराबर है उसका कुछ करेंगे नहीं, ठीक है? तो एक बार वैल्यूज को टैली कर लेता हूं मैं। 147 हमारा सही है, उसके बाद 90,000 हमारा सही है, फिर हमारा 25,000 सही है, फिर हमारा 3,500 लेस हो जाएगा, वो भी सही है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 258,500। कितनी आ गई? 258,500। तो ये क्या निकला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी। अब वर्किंग कैपिटल तो कुछ है नहीं इसमें, बस टैक्स पेड आपने लेस कर दिया, तो टैक्स पेड लेस करा तो कितना आंसर आया आपका? ये आया 238,500।
तो ये आप यहाँ भी लिख सकते हो 238,500 दो बार लिख दीजिए आप। तो क्या बोलोगे इसके, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पे आपका 90,000 ब्रैकेट है, बिल्कुल सही है, और 3,500 प्लस है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा 86,500। तो इसे ब्रैकेट करोगे तो ये नेट कैश यूज्ड है, क्या बोलेंगे, इसे दो बार लिख दिया मैंने, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आगे आगे चलते हैं। अब अगला जो है हमारा, इसमें 50,000 ब्रैकेट, बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है 25 ब्रैकेट, ये भी सही है। और आपका 153 पॉजिटिव, ये भी सही है। तो इनका तीनों का टोटल कर लीजिए। इन तीनों का टोटल आ रहा है आपका 78,000। कितना, 78। तो यहाँ 78 यहाँ भी लिख दीजिए। अब क्या करेंगे आप, तो इसको क्या बोले, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, समझिए जरा ध्यान से। मैंने क्या करा है, इसके आंसर को यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया, इसका आंसर यहां भी लिखा, यहां भी लिखा, इसका आंसर यहां और यहां लिखा। बट मैंने इसके नीचे लाइन नहीं ली, इसके नीचे लाइन नहीं ली, और तीनों के नीचे लास्ट में फाइनल लाइन ले ली। तो इसका मतलब ये हमारा तीनों का टोटल है ये। अच्छा ये पॉजिटिव था, अच्छा ये नेगेटिव है हमारा, जो 86,500 है वो क्या है, नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है ये प्लस ये और माइनस ये, तो आपका 230 ही आना चाहिए। तो आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपका सोल्व करके दिखा दिया है। अब हम इसके बाद चल रहे हैं रेशो पे। ठीक है, वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। तो रेशो में मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो रेशो में हमारे यहां पे 4 क्वेश्चन छोटे छोटे दे रखे हैं, उसको सोल्व कर लेते हैं। तो वीडियो ये कितने मिनट का बन चुका है हमारा अप्रोक्सीमेशन में, 40 मिनट्स। तो नियर बाय हमारा 10 मिनट में अप्रोक्सीमेटली अब ये क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा। फिर मैं इसे अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को काफी हेल्प करेगा ये। तो चलिए इसको हम, ये इरेज हो गया, इसे करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। तो फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा कीजिए, और अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स लिखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बोलो, फॉर्मूला लिखना है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, फिक्स्ड, हाँ, इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है जी। तो और ये आंसर टाइम्स में आएगा, किस में आएगा, हाँ। तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। तो कितना दे रखा है वो 80,000, कितना दे रखा है 80,000, और टैक्स रेट कितना है 50। तो हमेशा याद रखिए ये फॉर्मूला होता है देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहले होता है। सबसे पहले क्या लेस होता है, इंटरेस्ट। क्या लेस होता है, तो ये जो निकलता है वैल्यू क्या आते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर लेस टैक्स, तो क्या आता है वो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। कितना दे रखा है 80,000, ये 80,000 गिवन है, और टैक्स रेट कितना गिवन है 50%। अब आप मुझे बताइए, अगर ये 100 हो और ये 50 हो, तो जो ये बचेगा ये क्या बचेगा, ये भी 50 ही बचेगा। तो इसका मतलब ये 50% किसको डिनोट कर रहा है, 80,000 को। तो मुझे क्या करना है, इस 80 को 50 से तो डिवाइड करना है इससे, और इंटू 100 करना है। आपने कहा सर एक बात बताइए, अगर ये 30 होता तो ये कितना होता 70। तो मैं इसको कितने से डिवाइड करता, 70 से, और इंटू 100 कर देता। क्लियर। चलिए अब क्या होगा, ये हमें कितना आ गया 1,60,000। तो ये 160 क्या निकला, ये निकला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है, तब हम यहां आ जाएंगे। तो मुझे उल्टा चलना है ना, ये इंटरेस्ट लेस होने के बाद ये बना, तो इंटरेस्ट को ऐड करो तो ये बन जाएगा। तो प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 12% ऑफ 3 लाख, कितना आएगा 36,000। तो ये हो गया। एक इंटरेस्ट और भी है, प्लस
एक है आपका 1 लाख का 9%, मतलब 9,000। तो इनका टोटल कर लीजिए कितना आ गया। ये आपका आएगा 205। कितना आएगा 205। अब मुझे क्या करना है, मुझे एज पर फॉर्मूला 205 को ऊपर रखना है अपॉन में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है आपका 45,000, इसको नीचे रखना है। तो मेरा जो आंसर इसमें वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 4.56। कितना आएगा 4.56, और यहाँ टाइम्स आपको लगाना है। ठीक है जी। अगर ये 3 पॉइंट्स में जा रहा है तो आपको 2 में राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना आप लोगों को पता होगा। अगर जो तीसरी डिजिट है अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो यहां पे एक डिजिट बढ़ा लीजिए, और अगर 5 से कम है तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो किसका है, देखिए कौन सा रेशो है, ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है, करते हैं इसे भी। तो इसमें क्या है हमारा ऑपरेटिंग रेशो का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो। तो ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, और इसके अलावा प्लस ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, माइनस ऑपरेटिंग इनकम। चलिए, ऑपरेटिंग इनकम तो शायद यहां दे नहीं रखी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहां पे रेवेन्यू दे रखा है और जीपी दे रखा है। तो जीपी है 20% ऑन कॉस्ट, तो लेट कॉस्ट भी कितना 100, और जीपी कितना है जी 20। तो आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा 120। इस इक्वेशन में जो आपको निकालना है उसे आप न्यूमरेटर बना दीजिए। हमें कॉस्ट निकालना है तो 100 ऊपर और रेवेन्यू 120 नीचे, और रेवेन्यू से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूं, हमें इस इक्वेशन में जो निकालना है उसे हम न्यूमरेटर बनाएंगे, जो गिवन है उसको डिनोमिनेटर बनाएंगे, और जो गिवन है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब रेवेन्यू से ही अपॉन और रेवेन्यू से ही इनटू, और ऊपर हम वो रखेंगे जो हमें निकालना है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 7,50,000। तो ये क्या निकल के आ गई हमारी कॉस्ट। अब हमारे पास कॉस्ट के साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो हमें क्या करना है 7,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 60,000। ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास है नहीं, अपॉन रेवेन्यू कितना है 9 लाख इंटू 100। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आपका आएगा 90%। कितना आया 90%। तो ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग रेशो। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, चलिए करते हैं इसे भी, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा करंट रेशो का। तो करंट रेशो, करंट एसेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है, और रेशो 2:1 है। व्हाट विल बी द रिवाइज्ड करंट रेशो इफ इट एंडोर्स बीपी ऑफ 40,000 वन ऑफ द क्रेडिटर्स। तो क्या होगा अगर मेरी करंट एसेट कितनी है 3 लाख है, कितनी है 3 लाख, और अगर हम उसको बीआर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो बीआर कम हो जाएगा, बीआर कम हो जाएगा कितने रुपए से 40,000 से। एसेट कम हो गई, और नीचे मेरी लायबिलिटी थी कितनी, लायबिलिटी कितनी थी हमारी 150 थी। 150 में से भी हमारा 40,000 का क्या कम हो जाएगा, ये थे हमने किसको दिए हैं टू द क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से बीआर कम नीचे से लायबिलिटी कम। तो हमारी नई वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,60,000, और ये आ जाएगी 110। कितनी आ जाएगी 110। तो ये कितना आ जाएगा आपका, अपॉन करेंगे तो 2.36। तो 2.36 ये इज2 में लिखते हैं, तो इज2 1। ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, कितना आएगा एग्जैक्ट देखिए, 2,60,000 अपॉन 110 कितना है बोलो, एग्जैक्ट 2.36 है। तो बस इसी को करेंगे। हमारा तीसरे डिजिट तक जा रहा है वो क्या एग्जैक्ट आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है हमारा, हाँ देखो यहाँ कितना आ रहा है बोलिए जरा, 2.36 आगे बोलो क्या है 2 है 3 है एग्जैक्ट। अगला फिर नेक्स्ट 6। अब देखिए 2.3636, तो जो तीसरी डिजिट है वो 5 या 5 से कम है, मतलब अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो एक डिजिट बढ़ा दो, अगर 5 से कम है, अब ये 3 जो है वो 5 से कम है, तो आप इसको पूरा छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, बस डन। अगर ये तीसरी डिजिट अगर 5 होती या 5 से ज्यादा होती तो हम इसको 7 कर देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम कहेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, ठीक है। करंट एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, क्विक रेशियो दे रखा है और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास क्विक रेशियो दे रखा है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना, 1.5 अपॉन 1, जिसमें से मेरे पास करंट लायबिलिटी है, तो क्विक एसेट आप निकाल लीजिए, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कितना है 340 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे क्विक एसेट कितना आ रहा है, 340 इंटू 1.5, 5,10,000, तो ये मेरे पास आ गया क्विक एसेट। अब इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए, इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। तो करंट एसेट कितनी है हमारी, करंट एसेट क्वेश्चन में दे रखी है 680, तो 680 माइनस 510 कितना आ गया जी, 170, तो 170 क्या निकला मेरा, इन्वेंट्री। अब इसी को मैं एवरेज इन्वेंट्री मान सकता हूं, तो मेरा जो अगला फॉर्मूला है वो है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो हम इसको इन्वेंट्री ही ले रहा हूं क्योंकि इसी को मैं एवरेज मान लूंगा, इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको 4 अपॉन 1, तो इन्वेंट्री मैंने कितना ले लिया 170, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इनको तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू विल बी 680 रुपीज, 680,000। आपको इसका भी मार्क्स कट जाता है कि अगर आपने रुपीज नहीं लिखा तो, ठीक है। तो ये हमारा ये भी सोल्व हो गया, मेरे हिसाब से हमने पूरा कर दिया सोल्व। तो होपफुली मैंने आपको अपने इस वीडियो के थ्रू आपका पूरा स्पेसिमेन जो आपका पेपर है अकाउंट्स का वो पूरा सोल्व कर दिया है, और आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।